हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपी पीएससी में। तो ये उसका सेकंड पार्ट है। हमने 75 नंबर तक के क्वेश्चन को देख लिया था। कल हमने वो वीडियो अपलोड किया। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा, तो देख लीजिए टाइम निकाल के। हम चलते हैं, इसको फाइनल कर देते हैं। और कुछ क्वेश्चन उस टेस्ट सीरीज के बाकी थे, तो उसको भी इसी में मिला करके पूरा अपलोड कर देते हैं। ठीक है, ओनली 15 क्वेश्चन बाकी थे, ज़्यादा नहीं थे। एक शिकायत है आप लोगों से, मेहनत बहुत लगती है क्योंकि मैं फिजिकल टेस्ट लाती हूँ। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था चैनल को बहुत ज़्यादा चलाने या कुछ करने का, सिर्फ आपकी हेल्प के लिए तो मैं वीडियो बनाकर अपलोड करती हूँ। कई लोगों के अच्छे पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं, निगेटिव तो कोई नहीं आता। जो पॉजिटिव आते हैं वो ये बोलते हैं कि आप पूरा टेस्ट पेपर एक बार में अपलोड किया करें। कोशिश मैंने की, बट हो नहीं पाता क्योंकि थोड़ा टाइम कम रहता है। मैं बच्चों को पढ़ाने भी जाती हूँ, बट इतना टाइम निकाल के इतना सब कुछ करके भी वीडियो अपलोड करने के बाद आप लोग पूरा देखते नहीं हैं सही से उसको, है ना। तो काफ़ी मेहनत लगती है। थोड़ा सा अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे मुझे, तो मतलब और रिजल्ट अच्छा रहेगा। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो चलें, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, कभी कभी डिमोटिवेशन हो जाता है ना, मन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो बाकी सपोर्ट बहुत सारे लोगों का है, उनका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छे से बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं। तो मेरी कोशिश है, बहुत सारे टेस्ट हैं, थोड़ा नहीं है, 50 तो होने वाले हैं। मैंने 50 से ज़्यादा टेस्ट अपलोड कर रखे हैं। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाएँ बढ़िया से चैनल पे उसको देखें। आपके उसमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। आर ओ के लिए जो मैंने हिंदी के टेस्ट पेपर अपलोड किए हैं, वो ऐसा नहीं कि वो जो ग्रामर आती है, जो विलोम शब्द आते हैं, वो केवल आर ओ में आते हैं, वो पीसीएस में भी आते हैं। आप हिंदी के पेपर को भी उसमें जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें लिखा आर ओ ये है, बट वो हिंदी में भी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, चलें कोई नहीं, आपकी मर्जी है, बट आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी रहता है। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। ऑप्शन है भाग 12, बी भाग 14, सी भाग 20 एंड डी भाग 15। तो देख लेते हैं। देखिए, बात करें अगर हम भाग 14 की, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है, अतः विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो ऑप्शन बी है वो हमारा संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। 20 की बात करें तो ये आपका संशोधन से संबंधित है। जब संविधान में संशोधन होता है तो भाग 20 के तहत होता है। अगर बात करें आपके कि 308 से लेकर 323 तक अनुच्छेद शामिल है, वो आपके भाग 14 में शामिल है। भाग 12 की बात करें तो इसमें वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमों से संबंधित भाग हैं, जो आपका ये भाग 12 है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो फिलहाल बी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, बी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सी संघ लोक सेवा आयोग या डी केंद्रीय सूचना आयोग। तो कह रहे हैं संवैधानिक या संविधानिक निकाय नहीं है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें कि कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना आपकी केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में की गई थी, और इसका गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत एक आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। तो ये आपका संवैधानिक निकाय फिलहाल नहीं है। कौन नहीं है? केंद्रीय सूचना आयोग। अच्छा, इस समय केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है? अगर आप में से किसी करंट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, तो करंट आप तैयार कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि इसके अभी सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, और इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं और कितने सदस्य होते हैं, मिलकर कितने टोटल होते हैं। अगर आप पहली बात तो आप करते नहीं है कि करंट नहीं पढ़ते हैं, कि क्यों नहीं करते हैं, बट आप बताइएगा। ठीक है, लेटेस्ट में आपको पता चलेगा, करंट में तो पता ही होगा कि कौन इस समय केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदधारी लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। देखिए, इसी क्वेश्चन को आर में घुमाकर पूछा था। ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी महान्यायवादी या डी केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से, तो जो इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में, आई होप के आंसर आपको पता होगा, बट फिर भी मेरा बताना काम है तो मैं बताती हूँ आपको। आर्टिकल 88 में कहा गया है कि संसदीय भूमिका के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी का दर्जा संसद के मंत्री के समानांतर होगा। और महान्यायवादी आपके संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, मतलब जो संसद की बैठकें चलती हैं, लेकिन केवल वहाँ पर ये वोट नहीं दे सकते। जो प्रिसाइडिंग होता है, वोट
देने का अधिकार, सिर्फ ना वोट देने का अधिकार नहीं है, बाकी बैठने का, यहाँ देखो क्वेश्चन में बोला है ना कि बैठकों में भाग ले सकता है, तो ये ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। और इसको जब देते हैं कहीं क्वेश्चन में तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कंफ्यूज करने के लिए जरूर देते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। देखिए मुझे दिखाना दोनों तरफ का चाहिए, लेकिन कई लोगों ने मैसेज किया कि हिंदी को केवल लेके चलिए, ऐसे टाइम बहुत जाता है। टाइम बहुत तो नहीं जाता, कुछ बहुत टाइम लग जाता है, पर मैं आपकी भी बात मान जाती हूँ, है ना, तो मैं हिंदी को ही पूरा दिखाती हूँ, इंग्लिश को बहुत ही कम दिखाती हूँ। पर कई लोगों ने कमेंट किया कि अगर आप इंग्लिश को भी थोड़ा दिखाएं, तो मैं अब थोड़ा थोड़ा कोशिश करती रहूँगी कि जहाँ समझने में प्रॉब्लम होगी वहाँ दिखाऊँगी, ठीक है। आप भी अपना मतलब कि प्यार सपोर्ट हमें दीजिए, हम आपके हिसाब से बिल्कुल चलते हैं, जैसा आप कहते हैं, हम जो सुविधा हो सकती है हम वही आपका करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको पता है कई बार हम 1:30 बजे 2 बजे रात तक वीडियो में ही लगे रहते हैं कि चलो पूरा कर दें, और पूरा करके जब अपलोड करेंगे तो कुछ लोगों को तो हेल्प मिलेगी, है ना। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। ऑप्शन ए 2005, बी 2010, सी 2009 या डी 2012, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए आपका जो एनजीटी की स्थापना हुई, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, इसको शॉर्ट में एनजीटी बोलते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 2010 में हुई थी, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन है इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। बी इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देख लेते हैं इसका क्या आंसर होना चाहिए। देखिए आपको पता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 एक वित्त आयोग के स्थापना का प्रावधान करता है, ठीक है, जो एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि वित्त मंत्री द्वारा की जाती है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन की बात हो रही तो ज़्यादातर ये कन्फ्यूजन होने के चांसेस हैं कि वित्त मंत्री यहाँ पर लिखा जाएगा और बच्चे से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए। तो ऑप्शन ए तो अपने आप में गलत हो गया, क्योंकि इनकी नियुक्ति जो की जाती है वो प्रेसिडेंट करते हैं, ना कि फाइनेंस मिनिस्टर। सेकंड है इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही है कि वे राष्ट्रपति अपने आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए पद पर बने रहते हैं और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित के लिए परिलब्धियों, भत्तों अथवा विशेषाधिकारों के प्रावधान की रूपरेखा नहीं दी गई है। किसकी नहीं दी गई है। ऑप्शन ए राज्यों के राज्यपाल, बी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सी भारत के महान्यायवादी या डी लोकसभा अध्यक्ष। तो दूसरी अनुसूची में इनके बारे में क्या नहीं बताया कि इसमें से कौन सा है वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बात करें अगर भारत के संविधान की अनुसूचियों की, तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची जो है वो निम्नलिखित के लिए परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित है। किससे संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य में विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। लेकिन भारत के जो महान्यायवादी के संबंध में है किसी भी भत्ते का कोई उल्लेख यहाँ नहीं किया गया, थोड़ा कंफ्यूज करके बनाया इन्होंने। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि इनकी रूपरेखा नहीं दी गई, क्योंकि जब इन्हें नियुक्ति दी जाती है तो वो एक नियम के तहत 1971 का नियम है उसके तहत दी जाती है, और उसी में वो चीज़ें लिखी होती है। इनका कोई डिसाइड नहीं होता कि इन्हें इतना ही भत्ता मिलेगा, इतना ही ये मिलेगा, है ना। और ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रहते हैं, यानी कि ये राष्ट्रपति के ही उसमें चलते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी। लेकिन पीडीएफ में कुछ चीज़ें अच्छे से दी गई हैं, आप उनको कहीं नोट डाउन कर लें या उनको वहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन है हिंदी, बी मणिपुरी, 3 मिजो एंड 4 अंग्रेजी। तो आपको पता है कि जो हमारी भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची है तो उसमें भाषाओं को रखा गया है ना। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं शामिल हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ तब उस समय 14 भाषाएं थी, जिसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी शामिल है। तो इस तरीके से अगर देखें तो आपका हिंदी और मणिपुरी शामिल है, मिजो और अंग्रेजी भी शामिल नहीं है। तो ऑप्शन अगर देखें तो इन्होंने नीचे कूट दिया था, कह रहे थे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कूट आपका ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल थर्ड, सी थर्ड और फोर्थ एंड डी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, यानी कि हिंदी और मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मौलिक अधिकारों में राज्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है संघ सरकार, सेकेंड राज्य विधानमंडल, थर्ड सभी स्थानीय प्राधिकारी या फोर्थ सभी वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण। तो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, या डी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों में राज्य शब्द का अर्थ है, अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन जो होगा, देखिए संघ सरकार ऑब्वियसली होगी, राज्य विधानमंडल होंगे, सभी स्थानीय प्राधिकारी, फोर्थ सभी वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण। ठीक है, अब इनमें परसेंटेज होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि वैधानिक और गैर वैधानिक, लेकिन इनमें परसेंटेज होता है जहाँ पर सरकार का अप्रत्यक्ष हस्ताक्षर का वो मतलब कि हाँ अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप कहीं ना कहीं होता है परसेंटेज के हिसाब से। तो उस हिसाब से देखेंगे तो डी ऑप्शन यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सभी यहाँ पर सही सुमेलित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि डीपीएसपी में उदारवादी एवं बौद्धिक सिद्धांतों से संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 48A या डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भारत के संविधान के भाग 4 में आपका 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी शामिल है, जिसमें आपके उदारवादी एवं बौद्धिक की अगर बात की जाए तो सभी हैं यहाँ पर। ठीक है, यूसीसी का वर्णन है आपका, है ना। और भारत के राज्य क्षेत्र में आपको पता है कि ये अगर आप 48 के तहत देखेंगे, 48 और 48A। ठीक है, 48A कहता है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना उदारवादी का लक्षण है। ठीक है, 51 ये घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का जब प्रयास करेगा तो राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा, ये भी आपका उदारवादी का लक्षण है। तो इस तरीके से देखेंगे तो सभी के सभी हो जाएंगे ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में कहा गया है। कथन ए है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। कारण आर कह रहे हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके या उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। कूट है हमारा ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है, बी ए गलत है किंतु आर सही है, सी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है, डी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखिए, किसी भी समय भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य हैं से न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं। अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय सीजेआई ऐसा केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही कर सकते हैं। एंड ऐसा न्यायाधीश ऐसे भत्तों को प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित कर सकता है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियां एवं विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं, परंतु उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा।
किसे? जो रिटायर हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। ऑप्शन डी है कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता, इन्होंने बताया है। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनावों में निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, बी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या डी राज्य विधानसभाओं के सदस्य। तो उपराष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। वह 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता। एंड भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें शामिल है जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन से शामिल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी राज्य विधानसभाओं के सदस्य मनोनीत हो या निर्वाचित हो वो नहीं शामिल होते। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, राज्य विधानसभाओं के सदस्य। उल्टा इसके राष्ट्रपति में थोड़ा सा डिफरेंस है कि निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राष्ट्रपति में मनोनीत नहीं होती। लेकिन इसमें क्या है, मनोनीत होते हैं, लेकिन इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्य सम्मिलित ही नहीं होते हैं। मनोनीत और निर्वाचित की बात ही खत्म है ना। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि ये शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 सीएजी के कर्तव्यों एवं शक्तियों का वर्णन करता है। सेकंड, किसी राज्य के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। कह रहे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है कूट हमारा, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, मतलब इसमें देख लीजिए, थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। विथ रेफरेंस टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि आर्टिकल 149 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द सीएजी। सेकंड है द रिपोर्ट्स ऑफ द सीएजी relating to the accounts of a state shall be submitted to the President of India। ये यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। आई होप कि ऑप्शन आपको समझ में आ जाएंगे। सिंपल है, जिसको भी हिंदी समझने में दिक्कत हो रही मैं उसके लिए बता रही हूँ, सिंपल है। तो हम बात कर लेते हैं पहले सीएजी के बारे में, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी जो संविधान के अंतर्गत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है, वह भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के प्रमुख होने के साथ सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षक होता है, ठीक है। असंवैधानिक बातें कर लेते हैं सीएजी के बारे में। अनुच्छेद 148 सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। तो इन्होंने बोला है कि कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है, ठीक है। एंड सेकंड, किसी राज्य के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति। थोड़ा सा यहाँ पर यह ऑप्शन सेकंड आपका ट्रिकी है। अगर बात करें, कह रहे हैं किसी राज्य के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल, क्योंकि राज्य की बात है तो राज्यपाल वहां पर है, तो राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, ना कि राष्ट्रपति को, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेगा। तो कथन आपका सेकंड यहाँ पर गलत हो जाता है। बस ये राज्यपाल जो इन्होंने राष्ट्रपति कर दिया, राष्ट्रपति की जगह अगर राज्यपाल होता तो ये ऑप्शन अपने आप में सही था। इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था है। ऑप्शन है राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, या डी गुजरात। अगर बात करें आपका तो महाराष्ट्र संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212, ठीक है, 168 से 212 राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। और राज्य विधानमंडलों के संगठन में एक रूपता नहीं है। अधिकांश राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है जबकि अन्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। किसमें है तो आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। देखिए अगर और द्विसदनी की बात करें कि कहाँ कहाँ है जहाँ द्विसदनी व्यवस्था है, ऐसे आपके 6 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया, अतः विकल्प हमारे यहाँ पर सी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे संयुक्त राज्य अमेरिका में
राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर भी सही नहीं है पूछा है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, विधायी, कार्यपालिका तथा न्यायिक शक्तियां सरकार के 3 अलग अलग स्वतंत्र अंग हैं। बी, राष्ट्रपति केवल राज्य का प्रमुख होता है, सरकार का नहीं। सी, राष्ट्रपति और उनके सचिव अपने कृत्यों के लिए कांग्रेस के प्रति जिम्मेदार नहीं है। एंड डी, राष्ट्रपति कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा को भंग नहीं कर सकते। देखिए वहाँ पर ऊपरी सभा या प्रतिनिधि सभा 2 तरीके से है, मतलब जैसे अपने यहाँ राज्यसभा लोकसभा है, वहाँ पर भी इसी तरीके से, बट एक को कांग्रेस बोलते हैं, उन्होंने मतलब अलग अलग नाम रख लिए हैं, प्रतिनिधि सभा कांग्रेस और दूसरे को कांग्रेस, इस तरीके से, ठीक है। तो वही यहाँ पर पूछ रहे कि इसमें से कौन सा सही नहीं, हमें वो बताना है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली की विशेषताएं इस प्रकार हैं। विशेषताएं काफ़ी सारी हैं, हम पहले अपने क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। कह रहे कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख, तो जैसा इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ सरकार का भी प्रमुख होते हैं, ठीक है। और ऑप्शन आपने पढ़ ही लिया है, तो ऑप्शन को ध्यान में रखना, ठीक है। राज्य के प्रमुख के रूप में उनका एक औपचारिक पद होता है। सरकार के मुखिया के रूप में वह सरकार के कार्यकारी अंग का नेतृत्व करता है। तो जो बी ऑप्शन इन्होंने दिया कि राष्ट्रपति केवल राज्य का प्रमुख होता है, सरकार का नहीं, तो ये अपने आप में गलत हो जाता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी सही नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें और अच्छे से दी हैं कि राष्ट्रपति एक कैबिनेट अथवा एक छोटे सरकार निकाय, बाकी चीज़ें हैं तो वो आप पढ़ लेना, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं बताऊंगी। हमने इन चारों को पहले पढ़ लिया, अब हमें ये 3 ऑप्शन सही मिल गए, ये यहाँ पर गलत मिल गया, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर आंसर पता चल गया, ठीक है। बाकी चीज़ें आप पढ़िएगा, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन प्रणाली का गुण नहीं है? ऑप्शन है विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, बी निरंकुशता को बढ़ावा देना, सी वैकल्पिक सरकार का निर्माण, या डी व्यापक प्रतिनिधित्व। कहने कौन सा एक संसदीय शासन प्रणाली का गुण नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, वैसे ऑप्शन आपको मिल गया, निरंकुशता को बढ़ावा देना ये संसदीय प्रणाली का जो है कि गुण नहीं है। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य तो है, उत्तरदायी सरकार भी है। निरंकुशता को रोका जाता है, ना कि बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। निरंकुशता का मतलब हो गया कि इस प्रणाली के अंतर्गत कार्यकारी अधिकार किसी एक व्यक्ति में न होकर व्यक्तियों के एक समूह मंत्रिपरिषद में निहित होते। देखिए जैसे मंत्रिपरिषद है, कोई जल मंत्री है, कोई शिक्षा मंत्री है, तो सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति सब कुछ लेकर बैठ जाए और बोले कि मैं ही सबका बॉस हूँ, मैं ही केवल ये करूँगा, ऐसा नहीं है। हर किसी के अपने अपने पद डिसाइड है। तो यहाँ पर निरंकुशता को बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि उससे रोकना है। बी ऑप्शन यहाँ पर गुण नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जनहित याचिका PIL के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट, PIL अमेरिकी न्याय शास्त्र से उधार लिया गया है। सेकंड, PIL किसी विधि अथवा अधिनियम में परिभाषित नहीं है। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। कोड है हमारा ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, एंड डी फर्स्ट सेकंड दोनों, ठीक है। PIL की बात करें जनहित याचिका, तो PIL की अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई है। इसका अर्थ है कि प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा तथा निर्माण संबंधी खतरों इत्यादि जैसे सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए न्यायालय में दायर मुकदमा तथा कोई भी मामला जहां बड़े पैमाने पर जनता के हित प्रभावित होते हैं, उसका निवारण न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। सेकंड, इन्होंने जो बोला कि PIL को किसी विधि अथवा किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, तो बड़े पैमाने पर जनता की मंशा का समाधान करने के उद्देश्य से न्यायाधीशों द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। तो कथन सेकंड भी हमारा सही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति मानवतावाद तथा अन्वेषण एवं सुधार की भावना को विकसित करने का उल्लेख किया गया। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी मौलिक कर्तव्य, या डी प्रस्तावना। तो अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक मनोवृत्ति ये सब आपके आर्टिकल 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति मानवतावाद तथा अन्वेषण और सुधार की भावना विकसित करने का उल्लेख किया गया। तो आर्टिकल सी यहाँ पर सही है, राज्य के। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा जो है वो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता है कि जो DPSP हैं वो हमारे भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा ली गई वो रूस तत्कालीन सोवियत संघ से ली गई, ये हमने कई बार बात की है।
एन.एस. स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन है भारतीय प्रशासनिक सेवा, बी भारतीय राजस्व सेवा, सी भारतीय पुलिस सेवा, या डी भारतीय वन सेवा। तो सिंपल है, आपकी जो तो यहाँ पर जो भारतीय राजस्व सेवा है ये आपकी इन तीनों सेवाओं के साथ नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा ये आपकी आती हैं अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत, लेकिन भारतीय राजस्व सेवा आपकी इसके अंतर्गत नहीं आती है। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है। ऑप्शन है आर्टिकल 124, बी आर्टिकल 130, सी आर्टिकल 139 या डी आर्टिकल 143। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है। ऑप्शन फर्स्ट, सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न, ठीक है, किसी भी प्रश्न पर जो उत्पन्न हुआ हो विवाद अथवा जिसके उत्पन्न होने की संभावना हो, किसी भी संविधान पूर्व संधि समझौते अनुबंध या अन्य सामान्य दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए। तो आर्टिकल हमारा यहाँ पर डी सही है, 143। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूची का क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है अंतरिम सरकार के सदस्य। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी सरदार बलदेव सिंह या डी वैज्ञानिक अनुसंधान। ये थोड़ा सा यहाँ मिसमैच है लेकिन ये हमारे संबंधित विभाग है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य, बी शिक्षा, थर्ड आपका वैज्ञानिक अनुसंधान एंड फोर्थ है आपका रक्षा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, आपको पता है कि शिक्षा विभाग की अगर बात की जाएगी मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो बी आपका यहाँ पर देख लेते हैं B2। ठीक है, अब B2 क्योंकि एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो रक्षा आपका JN जवाहरलाल नेहरू के ही उसमें आएगा, तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। A3, B2, C4 एंड D1। ठीक है, ये अब आपका सही सुमेलित कूट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वायसराय ने पोर्टफोलियो विभाग प्रणाली की शुरुआत की या पोर्टफोलियो विभाग शुरू किया। ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड कैनिंग या डी लॉर्ड रिपन। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने वायसराय को परिषद में व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए नियम और आदेश बनाने का अधिकार दिया है। इसने 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो विभाग प्रणाली को भी मान्यता दी। तो लॉर्ड लिटन का आपका हो जाएगा, तो इस तरीके से ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके ऑप्शन को ना बुक में या फिर गूगल करके चेक कर लेंगे, बुक में क्योंकि टाइम लगेगा ढूंढने में। लॉर्ड लिटन आपका वायसराय बोला गया है, लेकिन ऑप्शन उन्होंने सी लगा दिया लॉर्ड कैनिंग। मे बी कि इसमें कोई मिस्टेक हो, तो ऑप्शन सी है, बट वो लॉर्ड लिटन के लिए रहे हैं, तो इसको स्किप कर दीजिएगा या फिर मैं गूगल देख के आपको बता दूंगी। हाँ ना, आप ही गूगल कर सकते हैं, आप लोग ही गूगल कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। ये जो कन्फ्यूजन है लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कैनिंग में, ये दूर हो जाएगी। हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपात के संबंध में सही है। ऑप्शन है आपातकाल की उद्घोषणा का इसके जारी होने की तारीख से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। सेकंड है कि लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाने के पश्चात आपातकाल को निश्चित तौर पर रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो करें नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट, कोड में हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों, बी केवल फर्स्ट, सी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड एंड डी केवल सेकंड। देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो कथन एक सही नहीं है। इन्होंने कहा है संसद के दोनों सदनों द्वारा, देखिए वहां पर क्या है 1 माह, ठीक है, थोड़ा सा टाइमिंग 1 माह, यहाँ पर क्या है 2 माह, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो 2 माह की वजह से ये आपका ऑप्शन कट हो गया। जब ये कट हो गया तो ये भी चला गया और ये भी चला गया। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है कि यदि लोकसभा साधारण बहुमत से इसकी निरंतरता को अस्वीकार करने का प्रस्ताव पारित करती है तो
आपातकाल को अवश्य ही रद्द कर दिया जाना चाहिए, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कर्जन, या डी लॉर्ड मिंटो। तो बात करें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की अवधारणा को अंगीकृत करते हुए मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा किया जा सकता था। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी सही। अब देखो, मुसलमानों को चुनाव मुसलमान ही केवल करें, क्यों भाई? ऐसा मतलब विभेद क्यों? जैसे पहले क्या था कि जो ब्रिटिशर्स रहते थे, तो जो ब्रिटिश के ऊपर मुकदमा चलता था, वो ब्रिटिशर्स जो उसके जज होते थे वही उसका फैसला करते थे। मतलब कलर का भेद, जाति का भेद, इस तरीके का। तो सब लोग मिलजुल के, जब इतनी डाइवर्स है इंडिया, तो फिर मिलजुल के काम होगा ना। तो ये क्या करते थे कि इसी नाम पे कि मुसलमानों को लड़ाओ हिंदुओं से, हिंदुओं को लड़ाओ मुसलमानों से, ये इन्होंने काम किया था यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए गए भारतीय संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, बी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, सी 390 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, या डी 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो दिखते हैं, जब आपका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए गए संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के अधिनियमित होने के पश्चात प्रस्तावना अधिनियमित की गई थी। इसलिए विकल्प हमारा बी यहाँ पर सही है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रस्तावना बाद में मतलब अंगीकृत की गई थी। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के संबंध में सही है? ऑप्शन है सिंह को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। कह रहे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट है हमारा ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन में हाथी को संविधान सभा के प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था, कथन एक सही नहीं है। यहाँ इन्होंने क्या कहा कि सिंह को, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। सेकंड कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। उन्होंने प्रवाहमयी इटैलिक शैली में मूल संविधान अपने हाथों से लिखा था। देखिए शैली का भी ध्यान रखिएगा, कई बार इटैलिक शैली के बारे में पूछा जाता है। तो उन्होंने अपने हाथ से लिखा था, तो सेकंड तो हमारा यहाँ पर सही हो गया। ठीक है, तो और मूल संस्करण के साथ सज्जा का कार्य नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा सहित शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था। ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखित मूल प्रस्तावना का अलंकरण किया। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो केवल बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन है मूल अधिकार, बी संसद में गणपूर्ति, सी थर्ड नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना, फोर राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या सृजन। कह रहे नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सी केवल सेकंड थर्ड और फोर्थ, या डी केवल थर्ड और फोर्थ। अब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं, फिर आप अपने विचारों के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो 368 जो आर्टिकल है उसके तहत संशोधन होता है। तो 368 सेकेंड 2 के तहत संसद विशेष बहुमत से विधेयक पारित करके संविधान में संशोधन कर सकती है। मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है जिन्हें विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, लेकिन संशोधन संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत होना चाहिए। विकल्प हमारे यहाँ पर सी सही है, संसद में गणपूर्ति, थर्ड नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना, फोर नए राज्यों में विधान परिषद की समाप्ति या सृजन। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कोयलो मामला किससे संबंधित है? ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, बी पांचवी अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, या डी 10वीं अनुसूची। ठीक है,
तो IR कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 का ये मामला है जो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। 9वीं अनुसूची में केंद्रीय तथा राज्य कानूनों की एक सूची शामिल है जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। साथ ही इसे संविधान के प्रथम संशोधन 1951, आपको पता चल गया होगा कि किसकी बात हो रही है, द्वारा जोड़ा गया था। पहले संशोधन में अनुसूची में 13 कानून जोड़े गए। इसे नए अनुच्छेद 31 ठा द्वारा बनाया गया था, जिसे अनुच्छेद 311 के साथ सरकार द्वारा कृषि सुधार से संबंधित कानूनों की रक्षा करने के लिए जमींदारी प्रणाली को समाप्त करने के लिए लाया गया था। उसी में आपका ये निर्णय भी आया था और सी ऑप्शन सही है कि ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, और चीज़ें भी अच्छे से दी, उनको आप पढ़ लीजिएगा तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है। ऑप्शन है, इसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। सेकंड है, मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव के दौरान केवल 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है। कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कोड है हमारा, ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, डी केवल सेकंड। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में, तो भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि ECI जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह 2019 पुस्तिका के अनुसार एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल माना जाएगा यदि वह 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो ऑप्शन ए सही है कि इसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड कह रहे हैं कि इन दलों को चुनाव के समय 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है। यहाँ पर 20 बोला है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो केवल फर्स्ट सही है, केवल फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि 20 की जगह 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है, लेकिन यहाँ पर 20 लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है। ऑप्शन फर्स्ट, जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 239 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन सेकंड है कि अनुच्छेद 249 में राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी मामले पर कानून बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख है। तो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कोड है हमारा, ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, डी केवल सेकंड। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, और किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी पोस्टिंग और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे राज्य के संबंध में क्षेत्रीय अधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। कथन एक यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल इन्होंने चेंज किया। दूसरी बात, हम दूसरी बात कर लेते कि अगर आर्टिकल 249 की बात करें तो संसद को राज्य सूची के मामलों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कि फर्स्ट तो हमारा गलत हो गया, और 249 ऐसा है कि जब अगर कोई राष्ट्रीय हित का कानून बनाना हो तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, अधिकार देता है, बशर्ते लेकिन राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य यह घोषणा करते हुए एक जब प्रस्ताव पारित करेंगे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा कानून आवश्यक है या नहीं है। तो कथन 2 आपका यहाँ पर फिलहाल सही है, तो ऑप्शन हमारा डी केवल सही हो जाएगा, केवल सेकेंड ऑप्शन सही है। भाई देखो, किसी को भी अगर आज़ादी मिलेगी तो उसमें कोई ना कोई बाउंडेशन भी होना जरूरी है ना, नहीं तो वो आज़ादी अनैतिक हो जाती है। उसी तरीके से इन्होंने बोला कि राष्ट्रीय हित में कानून बनाना है। अब कई बार लोकसभा संसद कह दे कि राष्ट्रीय हित का था तो कानून हमने बना दिया, पर लोग भी तो होने चाहिए ना, कोई ये बात प्रमाण भी तो करे कि हाँ हमने कहा था तब ये कानून बना है। तो कुछ चीज़ें ऐसे लिमिटेशंस में रखी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मणिपुर राज्य के संबंध में एक विशेष प्रावधान का उल्लेख है। ऑप्शन ए केवल 371A, बी अनुच्छेद 371A, 371B एंड सी में है आपका अनुच्छेद 371C एंड डी में है अनुच्छेद 371D। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने मणिपुर राज्य के बारे में बात की है, लेकिन हम अगर चारों ऑप्शन को देखें 371 हमारा नागालैंड के बारे में बात करता है। ठीक है, 371B हमारा असम के बारे में,
और अगर देखें तो 371C हमारा मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की समिति अध्यक्ष सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी सुमेलित नहीं है पूछा है, ध्यान रखना। ऑप्शन ए प्रक्रिया संबंधी नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी मौलिक अधिकारों पर उप समिति जेवी कृपलानी, सी संघ संविधान जीवी मावलंकर, या डी प्रांतीय संविधान वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, देखते हैं इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वो हमें बताना है। देखिए संविधान सभा की समितियां जो हैं, प्रक्रिया संबंधी नियम समिति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। ठीक है, सही सुमेलित है। मौलिक अधिकारों पर उप समिति की बात करें आपकी तो जेवी कृपलानी हो गए। संघ संविधान की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू होंगे यहाँ पर। जो ये जीवी मावलंकर इन्होंने नाम दे दिया है, ये आपका यहाँ पर JL नेहरू हो जाएंगे, JLN शॉर्ट में बोलते ही हैं, है ना। और प्रांतीय संविधान की अगर बात करें तो वो आपका वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अधिकरणों से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से जोड़े गए। अब आपको अधिकरणों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। देखिए, द आर्टिकल विच डील विथ ट्रिब्यूनल्स हैव बीन एडेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समझने में आसानी हो गई होगी। चलिए हम बात करते हैं। कह रहे हैं कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, बी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, सी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा, एंड 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। तो आप पहले वीडियो को रोक करके अपने यहाँ पर जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, आप अपने विचार पहले देखें कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा। कि ये जो आपके ट्रिब्यूनल्स हैं, इनको कौन से संवैधानिक अनुच्छेद के द्वारा अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है। तो ट्रिब्यूनल्स अधिकरण एक अर्ध न्यायिक संस्था है जो प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों को सुलझाने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए स्थापित की गई है। और ये विवादों के निपटान, चुनाव लड़ने वाले पक्षों के बीच अधिकारों का निर्धारण, प्रशासनिक निर्णय, मौजूदा निर्णय की समीक्षा करने जैसे विविध कार्य करती है। ठीक है, अधिकरण आपका मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, किनको किनको जोड़ा गया है, तो 323 अगर आर्टिकल की बात करें तो 323A प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है। आर्टिकल 323B अन्य मामलों के अधिकरणों से संबंधित है। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता दी, आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि लोकपाल संस्था का सृजन करने वाला देश था। लोकपाल संस्था का सृजन करने वाला पहला देश था। ऑप्शन है नॉर्वे, बी स्वीडन, सी न्यूजीलैंड, या डी यूनाइटेड किंगडम। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान है। ये संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक स्थिति के वैधानिक निकाय हैं। वर्ष 1809 में सबसे पहले स्वीडन द्वारा लोकपाल संस्था की, जो इन्होंने पूछा है, लोकपाल संस्था की स्थापना की गई थी। तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो गया। ठीक है, कुछ चीज़ें और इन्होंने दी हैं कि कैसे क्या चीज़ें हैं, तो वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें तो कह रहे हैं SR बॉम्बई बनाम भारत संघ मामला 1994 में दिया गया ऐतिहासिक निर्णय संबंधित है। ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन से, बी मूलभूत संरचना से, सी यौन उत्पीड़न से, या डी आरक्षण से। तो SR बॉम्बई का अगर मामला आपको याद है तो ये भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा की रूपरेखा को परिभाषित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 की व्याख्या की। और अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले से मतलब ये संबंधित प्रावधान शामिल है, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान भी शामिल है। तो ये आपका जो ऐतिहासिक निर्णय है वो ऐतिहासिक निर्णय आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्रावधान सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है अनुच्छेद 108 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, बी अनुच्छेद 110 धन विधेयक, सी अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, एंड डी अनुच्छेद 122 संसद में प्रयुक्त भाषा।
कह रहे यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको ये आर्टिकल याद है तो फिर आप इसको निकाल ले जा सकते हो, वरना थोड़ा सा गेस करोगे मे बी कि कई बार गेस हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, इन्होंने बोला कि अनुच्छेद 122 संसद में प्रयुक्त भाषा, तो संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा आपके अनुच्छेद 122 में नहीं है, बल्कि वो आपके 120 में है। अच्छा, 122 में फिर क्या है अगर आप बात करें तो न्यायालय द्वारा संसदीय कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी, इसके बारे में बात 122 में लिखा गया। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ गलत सुमेलित है, बाकी तीनों आपके सही सुमेलित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक संयुक्त लोक सेवा आयोग सृजित किया जा सकता है, यहाँ पर किया नहीं है, या सृजित किया ही जा सकता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, बी राज्यसभा के एक संकल्प द्वारा, सी संसद के अधिनियम द्वारा, या डी संबंधित राज्य विधानमंडलों के एक संकल्प द्वारा। दो चीज़ों को इन्होंने एक संकल्प द्वारा कर दिया ताकि कन्फ्यूजन हो जाए। ठीक है, बट क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्य इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग ऐसे समझौते का प्रस्ताव संबंधित राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाए। जब राज्य सोचेंगे और फिर वो संकल्प को पारित करेंगे, है ना, तभी संसद कानून द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कर सकती है। कन्फ्यूजन के लिए इन्होंने काफ़ी कन्फ्यूजन है, मे बी कि कई बार हम इसको टिक कर सकते हैं या फिर इसको कर सकते हैं, बट सी ऑप्शन है कि संसद के अधिनियम द्वारा। ये संकल्प तो पारित कर देंगे, लेकिन जब तक संसद अधिनियम नहीं बनाएगी फिर कैसे मतलब राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कैसे होगा। ये संकल्प पारित करेंगे, वो एक चरण हो गया, फिर ये अधिनियम बनाएगी, दूसरे चरण में फाइनल चीज़ होगी ना। जैसे किसी ने बोला हमको सब्जी खाने का मन है, तो आपने बोला आप काट दो, केवल काट देने से क्या होगा, सब्जी कटेगी, धुलेगी, फिर उसको जो भी उसका आगे का प्रोसेस है, तेल में छौंका जाएगा, मसाले डाले जाएंगे, फिर सब्जी पकेगी ना। केवल काट देने से सब्जी तैयार होकर तो नहीं मिलेगी। वही है, यहाँ कन्फ्यूजन के लिए इन्होंने बोल दिया कि राज्यसभा के एक संकल्प द्वारा या फिर संबंधित राज्य विधानमंडलों के एक संकल्प द्वारा। लेकिन जब राज्य संकल्प पारित कर देंगे फिर संसद अधिनियम बनाएगी। आई होप कि मैंने थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की कि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएं। बाकी आप लोग तो काफ़ी समझदार हैं, तो चीज़ें क्लियर हो ही गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बात और कहना चाहूँगी, मैं काफ़ी शिद्दत से पढ़ाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कम से कम चीज़ें गलत हो। हाँ, कुछ एक दो क्वेश्चन गलत मतलब मिसप्रिंट होते हैं, वो मैंने वो भैया से भी बात करी जहाँ से मैंने इसको लिया। मैंने बोला था कि मुझे बहुत बुरा लगता है, तो उन्होंने बोला कि मैम क्या करें, कोचिंग में भी एक दो क्वेश्चन तो पूरी टेस्ट सीरीज में गलत होते हैं, और आप देखना आयोग से भी कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, जबकि ना तो आयोग चाहता है, ना कोई टीचर चाहता है, ना कोई कोचिंग चाहती कि गलत हो, है ना। मैं भी नहीं चाहती हूँ। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो जाता है कि जैसे 2 महीने पहले किसी की नियुक्ति हुई WTO में या मान लो WHO में, तो जो नाम आएगा वो हमने उस समय अगर प्रिंट होकर टेस्ट सीरीज तुरंत आ गई तो हमने वो नाम बता दिया। 2 से 3 महीने बाद आई या 6 महीने बाद आई करंट, क्योंकि 1 से 1.5 साल का चलता है, तो फिर वो चीज़ें कभी कभी बदल जाती हैं। तो आप ये बात समझ लो, अगर करंट का क्वेश्चन है तो अगर ये बदलाव है तो इसका मतलब है कि कई बार 6 महीने में बदली हो जाती है ना, या चुनाव होने होते हैं तो वो चीज़ें बदल जाती। 1-2 क्वेश्चन का मैं मानती हूँ कि 1-2 क्वेश्चन कई बार गलत प्रिंट होते हैं, तो बाकी मैं चीज़ें बहुत शिद्दत से पढ़ाती हूँ। आप लोग भी थोड़ा सा प्यार से हमारा साथ दें, है ना। मैं इसे एज ए बिजनेस नहीं लेती, क्योंकि मैं शिक्षा को एकदम पूजा के तरीके मानती हूँ, पूजती हूँ, मेरे लिए एकदम पूजनीय है। आई होप कि बहुत सारे लोगों के लिए होगी, मैं स्पेशल नहीं हूँ, पर मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ। तो जब आप लोग थोड़ा सा वो करते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है ना। थोड़ा सा आप भी वही प्यार दिखाइए मेरे प्रति जो मैं आप लोगों के प्रति दिखाती हूँ। मैं जैसा जो बोलता है मुझे लगता है कि चलो इनके हिसाब का होना चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ, है ना। चलें देखते हैं। कह रहे विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ है, किसके लिए सत्य है। ये क्वेश्चन खूब कंफ्यूज करता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में राज्यों के द्वारा समझौते का संविधान बनाया गया, भारत में प्यार से मिल के बनाया गया। वो भारत में समझौता नहीं है, सारे राज्य संघ के साथ है, वहाँ पर क्या है कि समझौता हुआ है। तो उस चीज़ को ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन है विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ इन्होंने बोला है कि इसके लिए सत्य है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी स्विट्जरलैंड, सी भारत एंड डी ऑस्ट्रेलिया। और ये 2 ही मायने में पूछा जाता है, भारत के परिप्रेक्ष्य में और अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है,
जो अभी तक मैंने अनुभव किया, देखा है, वो बता रही हूँ। तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर पता रहेंगी। संघ शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि राज्यों के पास भारत से अलग होने का अधिकार अथवा स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। और भारतीय राज्य उनके बीच किसी भी प्रकार के समझौते का परिणाम नहीं है। तो यहाँ पर है कि विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके लिए सकते हैं? तो ये भारत के लिए सकते हैं, ठीक है। और चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेना। आप लोग तो मैंने बोला ना बहुत ही समझदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी महान्यायवादी, या डी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आपके आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी, ठीक है। लेकिन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आपका इसमें नहीं आते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संसदीय कार्यवाही के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है शून्यकाल, सेकंड प्रश्नकाल, थर्ड प्रस्ताव एंड फोर्थ आधे घंटे की चर्चा। अब इसको हमें सही सुमेलित करना है। देखिए जब हम इसे सही सुमेलित करेंगे तो आपका, वैसे तो मुझे भी कन्फ्यूजन हो गया था, बट आपका आएगा पहले प्रश्नकाल, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा सेकंड ऑप्शन पहले, फिर इसके बाद में आएगा आपका शून्यकाल। तो ये आपका प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और उस दिन के मुद्दे अथवा सदन के नियमित कामकाज पर चर्चा होती है, ठीक है। फिर आएगा आपका प्रस्तावना और फिर आपका फोर्थ नंबर आएगा आधे घंटे की चर्चा। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलें, कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा धन विधेयक के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, इसमें किसी भी कर का अधिरोपण, समाप्ति, छूट, परिवर्तन अथवा विनियमन शामिल नहीं होता है। सेकंड, इसमें भारत की संचित निधि से धन का विनियोग शामिल है। सी, इसमें केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन शामिल है। एंड 4, अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। कह रहे इसमें कौन सा सही नहीं है, इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं आपको पता है कि इसका निर्धारण आपका अध्यक्ष जी करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इसमें किसी भी कर का अधिरोपण, समाप्ति, छूट, परिवर्तन अथवा विनियमन शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है आपका कि कुछ प्रावधान है किसमें, धन विधेयक में। ये चेक करने के लिए कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसके लिए भारत में किसी विधेयक का धन विधेयक के रूप में निर्धारण करने वाले प्रावधान है। इसमें किसी भी कर का अधिरोपण, समाप्ति, छूट, परिवर्तन अथवा विनियमन शामिल है। इन्होंने सिर्फ एक ही शब्द को कर दिया कि शामिल नहीं है। नहीं है से ही ये अपने आप में पूरा ही ऑप्शन गलत हो गया। तो इन्होंने पूछा भी था कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के संबंध में सही है। ऑप्शन है बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित एक मान्यता प्राप्त भाषा है। सेकंड, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कूट है हमारा ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है, ना कि भारत की राष्ट्रीय भाषा। एंड भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं और ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है, मतलब कि सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अहरत नहीं है। अहरत समझने में दिक्कत हो रही होगी। इन्होंने बताया कि विथ रेफरेंस टू मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हु इज नॉट एलिजिबल। ऑप्शन है रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बी सर्विंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड डी जज ऑफ हाई कोर्ट। देख लेते हैं कि मतलब इसके लिए कौन एलिजिबल नहीं है। तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सी सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। मानवाधिकार आयोग के पद हेतु कौन इसमें
मतलब कि सुटेबल नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात अगर समझे तो ये देखिए, मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष पद के लिए जो अर्हता होती है वो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश सदस्य हेतु अर्हत मानदंड है कि वह सेवारत अथवा सेवानिवृत्त होना चाहिए। डी जो इन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसके लिए नहीं, वो मतलब कि एलिजिबल नहीं होंगे। डी ऑप्शन है, अर्ह नहीं है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किसमें उल्लिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। ऑप्शन है राज्य सूची, बी सेकंड समवर्ती सूची एंड थर्ड संघ सूची। कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कोड है हमारा ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। यानी कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग होता है तो वो ये कह रहे हैं कि इनकी लिमिटेशंस कितनी है, ये कहाँ कहाँ तक जांच कर सकते हैं। तो ये आपके संघ सूची की जो विषय होते हैं उनमें अगर कोई समस्या होती है ये उसकी जांच नहीं कर सकते हैं। ये राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। लेकिन कुछ चीज़ें और अच्छी दी गई हैं वो आप जरूर पढ़ लीजिए। जैसे इन्होंने एक पॉइंट दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अतिरिक्त केंद्र सरकार राज्य मानवाधिकार आयोगों को मानवाधिकार संबंधी कार्य सौंप सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संथानम समिति के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन है इसका गठन वर्ष 1962 में एक भ्रष्टाचार रोधी समिति के रूप में किया गया था, बी इसका उद्देश्य सभी सार्वजनिक निजी विभागों में हेराफेरी या अव्यवस्था का पता लगाना और उसकी रोकथाम करना था। ठीक है, सी इसने दांडिक न्याय प्रणाली में सुधार की सिफारिश की, या डी सरकार के साथ फरेब करने वाले किसी भी लोक सेवक को दंडित किया जा सकता है। कह रहे इसमें कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें संथानम समिति की, लाल बहादुर शास्त्री ने वर्ष 1962 में भ्रष्टाचार विरोधी समिति के रूप में संथानम समिति का गठन किया था। ठीक है, इस समिति का उद्देश्य सभी सार्वजनिक और निजी विभागों में हेराफेरी या अव्यवस्था का पता लगाना और उसकी रोकथाम करना था। ठीक है, अब इन्होंने बी ऑप्शन बताया है। ठीक है, बट हम इसको गूगल करेंगे क्योंकि बताने में और क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क मुझे समझ में आ रहा, तो मैं इसको गूगल करके फिर देखूंगी। आप भी गूगल इसको जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि सारे गलत होते हैं, बट क्योंकि उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए हैं, मे बी एक ऑप्शन में 2 ही शब्द अगर बदल जाओ तो उसका आंसर बदल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सतर्कता आयोग से संपर्क कर सकता है। ऑप्शन है लोकपाल, सेकंड केंद्र सरकार, थर्ड व्हीसल ब्लोअर। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कोड है हमारा ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी उपयुक्त सभी। तो अगर हम बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त शीर्ष सतर्कता संस्थान है। यह केंद्र सरकार के तहत सभी सतर्कता गतिविधियों का अनुवीक्षण करता है और केंद्र सरकार के संगठनों में विभिन्न प्राधिकरणों को उनके सतर्कता कार्य की योजना बनाने, क्रियान्वयन, समीक्षा तथा सुधार करने में सलाह देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपके सभी यहाँ पर सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन कारण का क्वेश्चन है, जहां ये कह रहे हैं कि सीबीआई कोई वैधानिक निकाय नहीं है, तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करें। मतलब इन्होंने अभिकथन में कहा कि सीबीआई को अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त होती हैं। ठीक है, कारण कह रहा है कि सीबीआई कोई वैधानिक निकाय नहीं है, तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसको हम और देख लेते हैं। पहले देखिए, कह रहे गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर एज रीजन आर। ठीक है, असर्शन है कि सीबीआई डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। ठीक है, रीजन कह रहा है कि सीबीआई इज नॉट अ स्टैच्यूटरी बॉडी। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो। ओके, आई होप यू नो वेरी वेल, मतलब चीज़ों को समझ में आ गया होगा जिनको ये थोड़ा सा हिंदी समझने में प्रॉब्लम होती है, जो दूसरे मीडियम से तैयारी करें, इंग्लिश मीडियम से,
तो मैंने इसलिए थोड़ा सा बता दिया क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ में नहीं आती है। ठीक है, निकाय नहीं है या वैधानिक, उस तरीके से। अब हम बात करते हैं इसके आंसर की। देखिए, भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति 1962 और 1964 द्वारा सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की गई थी। ठीक है, जो अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन देखा था, सार्वजनिक हेराफेरी या अव्यवस्था का पता लगाना, उसका रोकथाम करना, ये उसका काम नहीं है, तो वो सही है। सेकेंड, सीबीआई की स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। सिफारिश संथानम समिति ने के द्वारा की गई, लेकिन सीबीआई की जो स्थापना की गई वो गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा 1963 में की गई थी। ठीक है, इन्होंने 1946 कहा। ठीक है, कोई नहीं। बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया और अब इसे संलग्न कार्यालय का दर्जा प्राप्त है। 1941 में स्थापित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान जो सतर्कता मामलों को देखता था को भी सीबीआई में विलय कर दिया गया। सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है, यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। करेक्ट। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य जांच एजेंसी है। यह भ्रष्टाचार की रोकथाम और प्रशासन में सत्यनिष्ठा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा लोकपाल को भी सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि उसमें 2-3 चीज़ों को मर्ज कर दिया गया है और ये अपनी जो पावर्स है वो ओन भी करता है दिल्ली विशेष पुलिस से। ठीक है, और ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी यानी कि वैधानिक निकाय नहीं है, ये करेक्ट, दैट इज करेक्ट। एंड ये अपनी पावर को ओन करता है, ऑल्सो करेक्ट। तो आपको दोनों चीज़ों को समझ लेना होगा क्योंकि हमें 2 ही 3 फैक्ट बना देगा तो अगर थोड़ा सा सारी चीज़ें माइंड में एक साथ नहीं याद रहती हैं तो फिर क्वेश्चन गलत होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि मैंने इसीलिए सारे पॉइंट्स अच्छे से बहुत सिंपल तरीके से पढ़ दिए, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस ऐसे क्वेश्चन को जरूर देखें। यूपीएससी ने नाक रगड़वा ली बच्चों की 2 से 3 बार इसको पूछ के, पता है, सीबीआई के बारे में और ईडी के बारे में। और ज़्यादा जो फैक्ट बनाया ये यही बनाया कि ये पावर अपनी ओन कहाँ से करती, कहाँ से इनको पावर प्राप्त है, क्या ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। हमारे माइंड में क्या है कि रिवीजन नहीं होता तो हमको लगता है कि यार इतनी पावरफुल एजेंसी है, मे बी कि अपनी खुद की पावर ओन करते होंगे, क्यों ऐसे माइंड में चलते हैं ना कि हाँ ये सही होगा ये सही होगा, तो बहुत कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि लोकपाल और लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, विधेयक में कहा गया है कि एक लोक सेवक को अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करनी होगी। सेकेंड, ऐसी घोषणा करने का रूप और तरीका केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो लोकपाल और लोकायुक्त जो संशोधन विधेयक 2016 आपका 27 जुलाई 2016 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक लोक सेवकों द्वारा संपत्ति और देनदारियों की घोषणा के संबंध में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में संशोधन करता है। ठीक है, इस तरीके से दोनों, सी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों अपने आप में सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सोचते होंगे उसमें पूरा क्यों नहीं पढ़ के बताया, तो काफ़ी लंबा है, आप पढ़ लीजिएगा तो सही रहेगा, टाइम बचेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है। ऑप्शन ए, इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया है। सेकेंड, इसने संविधान में एक नया भाग 9B शामिल किया है। तो कहते नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कोड हमारा ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। हम बात करें 97वें संवैधानिक संशोधन के बारे में, तो 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान किया। इसने संविधान में निम्नलिखित 3 परिवर्तन किए। इसने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 191 बना दिया। एंड इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर राज्य की नीति का एक नया निर्देशक सिद्धांत 43B2 शामिल था। अतः कथन एक सही है। इसने संविधान में एक नया भाग 9B शामिल किया जिसका शीर्षक सहकारी समितियां अनुच्छेद 243ZS से 243ZT है
तो सेकंड भी आपका यहाँ पर सही है एंड थर्ड। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा फर्स्ट और सेकंड, सॉरी थर्ड नहीं, सी है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है दिनेश गोस्वामी समिति, बी इंजेती श्रीनिवास समिति, सी JS वर्मा समिति या डी इंद्रजीत गुप्ता समिति। अगर हम बात करें तो इंजेती श्रीनिवास समिति की स्थापना कारपोरेट मामलों के मंत्री MCA को कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पर अपनी सिफारिश देने के लिए की गई थी। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, इंजेती श्रीनिवास समिति जो चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो क्या और हैं तो और को आप पढ़ लेना और आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो और सारी चीज़ों को मतलब सारी समितियों को पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य नहीं था। ऑप्शन है KM पर्रिकर, बी HN कुंजरू, सी फजल अली या डी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखिए दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसे फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके बहुत क्वेश्चन आए हैं। इसके अन्य 2 सदस्य थे KM पर्रिकर तथा HN कुंजरू। ठीक है, तो डी ऑप्शन है कि जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, क्योंकि इनके बारे में आपको पता चल गया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके निर्माण के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है नागालैंड, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड उत्तराखंड एंड फोर्थ हरियाणा। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है हमें। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पर महाराष्ट्र की जगह गुजरात या महाराष्ट्र ऑब्लिक गुजरात दे देता तो आपका ये ऑप्शन वैसे भी सही होता, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात जो इस्टेब्लिश हुए थे मतलब थे तो पहले से, पर जो इनको दर्जा अलग से मिला वो 1960 में दोनों को एक साथ मिला था, क्योंकि ये पहले आपस में एक ही साथ थे। ठीक है, तो सेकंड हमारा पहले हो जाएगा 1960। गोवा आपका आएगा, सॉरी मेरे भी दिमाग में ना कुछ न कुछ चलता रहता है। 1960 आपका हो जाएगा पहले महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा आपका नागालैंड, ये 1963 में है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आ जाता है हरियाणा, जो कि आपका 1966 में है। यानी इसके बाद में आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ में 2 राज्य और बने थे आपका, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तीनों राज्य आपके 2000 में बने थे। ठीक है, तो अगर ध्यान रखना तो इस तरीके से देखेंगे तो सेकेंड, फर्स्ट, हाँ फोर्थ एंड थर्ड, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के तहत नागरिकता निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है। ऑप्शन है संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो नागरिकता है संवैधानिक प्रावधान के अनुसार नागरिकता आपकी संघ सूची में शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर हो जाता है संघ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी को थोड़ा सा घुमाकर पूछा है कि भारत में कि नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है। ऑप्शन ए जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता त्याग देता है तब उस व्यक्ति के प्रत्येक नाबालिग बच्चे की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। सेकंड, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तब उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। करें नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कोड हमारा वही है, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा भारत की नागरिकता के बारे में। तो जो भारत की नागरिकता की समाप्ति है स्वैच्छिक त्याग से है एक, तो दूसरा पूर्ण आयु एवं क्षमता वाला कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है वह अपने विवेक से अपनी भारतीय नागरिकता त्याग सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता त्याग देता है तब उस व्यक्ति के प्रत्येक नाबालिग बच्चे की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। हालांकि जब ऐसा बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा तब वह भारतीय नागरिकता फिर से प्रारंभ कर सकता है। तो कथन एक आपका यहाँ पर सही है और सेकंड भी आपका सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, बी अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, सी अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल एंड डी अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं। अब देखिए है सब बहुत सिंपल, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है तो आंसर हमारा गलत हो जाता है।
57 जो दिया है कि राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यताएं, तो ये आपका गलत सुमेलित है। 57 की जगह आपका 58 हो जाएगा। जो यहाँ पर आर्टिकल होना चाहिए वो 58 होना चाहिए, ना कि 57। ठीक है, 57 में पुनः चुनाव के लिए पात्रता की बात की गई है। जो ये 57 है इसमें आपका पुनः चुनाव के बारे में बात की गई है, ना कि 58 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन है अनुच्छेद 303, बी अनुच्छेद 300A, सी अनुच्छेद 350B या डी अनुच्छेद 301। सॉरी, 301 मतलब ए नहीं, ए। ठीक है, हालांकि सिंपल है, पर जो भी नया होगा, जिसने पहली बार शुरू किया होगा, तो उसे अभी इतना सिंपल नहीं लगेगा। आपका ऑप्शन यहाँ सिंपल बी ऑप्शन है, बहुत ही सिंपल है। तो अब क्योंकि संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, इसको अनुच्छेद 31 के तहत पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के साथ यह मौलिक अधिकार से हटाकर आपका अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया। ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर या डी TT कृष्णमाचारी। ठीक है, तो अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनूठी विशेषता, तो इन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनूठी जो विशेषता का है वो आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करना, बी राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, सी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, डी नशीले पेय और नशीली दवाओं के सेवन पर रोक लगाना। कह रहे कौन सा इसमें गांधीवादी सिद्धांत, अब इसमें गांधीवादी सिद्धांत भी झलकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये यहाँ पर मतलब गांधीवादी सिद्धांत नहीं है। बाकी कौन कौन से उसको बहुत अच्छे से डिटेल में दिया, आप जरूर पढ़िएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद, बी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सी प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग या डी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो भारत में ई गवर्नेंस का इतिहास रहा है उसके बारे में भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, लेकिन 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना भारत में ई गवर्नेंस की दिशा में पहला बड़ा कदम था, क्योंकि इसमें सूचना और संचार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो विकल्प डी यहाँ पर है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार अधिनियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, 1833 के चार्टर अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भारत आने की अनुमति दी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि 1813 के चार्टर अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। कह रहे नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखिए 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, इसने ईसाई मिशनरियों को लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भारत में आने की अनुमति दी। 1813, इन्होंने बोला 1833, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, सेकंड है कि 1833 का चार्टर अधिनियम इसने बम्बई और मद्रास के राज्यपालों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। तो कथन सेकंड आपका सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने डेट को यहाँ से यहाँ बदल दिया। ठीक है, तो जो इन्होंने कहा है कौन सा सही नहीं है क्वेश्चन में पहले ही, तो नीचे दिए कोट में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य सचिव का कार्यकाल निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था। ऑप्शन है 1858 का भारत सरकार अधिनियम, बी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, सी 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम एंड डी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 1858 यानी 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने एक नया कार्यालय बनाया भारत के लिए, राज्य सचिव, जिसे भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण सौंपा गया।
राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है कि 1858 यानी 1858 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाह्य हस्तक्षेप के बनाने की मांग सबसे पहले स्वीकार की गई। ऑप्शन ए दूसरा गोलमेज सम्मेलन, बी अगस्त प्रस्ताव, सी क्रिप्स प्रस्ताव या डी कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, तो वर्ष 1938 में 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान बाह्य हस्तक्षेप यानी बाहरी हस्तक्षेप के बिना वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए, और इस मांग को अंततः वर्ष 1940 ठीक है के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया था। ऑप्शन है 26 नवंबर 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 26 जनवरी 1947 या डी 22 जुलाई 1947। तो उद्देश्य प्रस्ताव आपका 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था, और इसने इसके बाद सभी चरणों के माध्यम से संविधान के अंतिम आकार को प्रभावित किया। इसका संशोधित संस्करण ही वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना के रूप में शामिल है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ना, उद्देश्य प्रस्ताव, इसलिए उसको उद्देशिका भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे विस्तृत स्वरूप का पालन करता। ऑप्शन है कनाडा, बी भारत, सी स्विट्जरलैंड या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, लोकतंत्र को केवल मत ध्यान देना, प्रत्यक्ष के बारे में भी सोचना, वरना ऑप्शन बहुत जल्दी गलत हो जाता है आंसर। स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय, कैंटोनल और नगर पालिका स्तरों पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सबसे विस्तृत प्रणाली मौजूद है। सी ऑप्शन यहाँ हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा। ऑप्शन फर्स्ट आइवर जेनिंग्स, बी न्यायमूर्ति फजल अली, सी केसी वेयर या डी ग्रेनविल ऑस्टिन। देखिए, जो ग्रेनविल ऑस्टिन थे वो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहते थे या कहा था। वे अमेरिकी इतिहासकार थे और उन्होंने भारतीय संविधान को सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज बताया था। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है या है। ऑप्शन फर्स्ट संसद की संप्रभुता, सेकंड विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक उत्तरदायित्व, थर्ड नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति, एंड फोर संसद का आवधिक विघटन। कह रहे संसदीय प्रणाली की विशेषता है। देखिए, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल थर्ड और फोर या डी केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर। तो अगर हम बात करें कि शासन प्रणाली की विशेषता के बारे में, तो आपका जो विधायिका के प्रति कार्यपालिका के सामूहिक उत्तरदायित्व है, एंड नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ऑप्शन है संसद द्वारा, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति या डी राज्य विधानमंडल। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को आपके भारत के राष्ट्रपति के आदेश से उनके पद से हटाया जा सकता है। विकल्प यहाँ पर सी सही है, लेकिन एक बात और याद रखना, राज्य के राज्यपाल अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को उनके पद से हटा देंगे जिसके लिए उच्चतम न्यायालय से परामर्श लिया गया हो। अगर राज्यपाल हटाते हैं तो उसके लिए फिर ये दूसरा रास्ता है, लेकिन जो चलता आया परंपरा में वो आपका है कि राष्ट्रपति ही उसे हटाएंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या डी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ये भी खूब कंफ्यूज करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी वो भी आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित। ऑप्शन है राजमन्नार समिति, बी सरकारी आयोग, सी पूंछी आयोग या डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो आपके अगर केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बात की जाए तो ये आपकी तीनों ही समितियां इंपॉर्टेंट है और संबंधित हैं। तो उपर्युक्त डी यानी कि सभी सही सुमेलित हैं या सभी
आपकी इसी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विधानसभा के सदस्य की योग्यता मानदंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए, विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। सेकंड है, यदि वह उनके लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। अब ये क्या है, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ना। तो अगर हम बात करें, देखिए, विधान परिषद के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य में एक विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचक होना चाहिए और राज्यपाल के नामांकन के लिए योग्य होने के लिए उसे संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन बता रहे हैं, विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। तो कथन एक आपका यहाँ पर सही है। तो आपके इस तरीके से जो ऑप्शन होगा सही, वो हमारा विकल्प बी सही होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग या डी लॉर्ड मेयो। अभी हमने शायद ऐसा ही कुछ संबंधित क्वेश्चन पढ़ा था इसके पहले। तो लॉर्ड रिपन जो हैं वो आपके स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? वर्ष 1688 यानी 1688 में भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। वर्ष 1726 में बम्बई और कलकत्ता में नगर निगम स्थापित किए गए थे। ठीक है, लॉर्ड रिपन के वर्ष 1882 के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। इसके सिवा कुछ और अच्छे अच्छे फैक्ट दिए गए हैं कि मतलब रिपन ने क्या क्या काम किए हैं, वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि सीबीआई का गठन किया गया, ऑप्शन है 1953 में, बी 1958 में, सी 1963 में या डी 1966 में। ठीक है, इसके पहले अभी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था, आपको पता है, भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति की 1962 और 1964 द्वारा सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तो सीबीआई की जो स्थापना हुई थी वो आपके 1963 में हुई थी। ठीक है, देखिए, जब इस तरीके से 2 से 3 बार किसी न किसी कारण से आप क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं तो बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाता है, और आपका आंसर इसमें आ ही गया होगा, क्योंकि अभी तो हमने कुछ क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन पहले ही पढ़ा था ना, तो इसीलिए उसमें मैंने डिटेल से भी बता दिया था, क्योंकि फैक्ट क्लियर करने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि विधान परिषद में मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से चुने जाते हैं। ऑप्शन है साहित्य, बी सहकारिता आंदोलन, सी समाज सेवा या डी उपयुक्त सभी। अगर आपने विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों के बारे में देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि ये सभी जो भी तीनों दिए गए इनसे चुने जाते हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनिवार्य प्रावधानों की संख्या है। ऑप्शन है 10, बी 11, सी 12 या डी 13। देखो, मैं ज़्यादातर हिंदी क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर डिजिट तो आपकी इंग्लिश में ही लिखी हैं। 10, 11, 12, 13 तो लोगों को पता ही चल जाती हैं। हिंदी 1966, 68, 69, 72 बोलने में 89, 88 थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होती है, मैं देखती हूँ बीच बीच में, तो मैं इसलिए बोल देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनिवार्य प्रावधानों की संख्या थी या है, वो आपकी 11 यानी कि 11 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले लोकपाल थे। ऑप्शन है पिनाकी चंद्र घोष, बी एस.वाई. कुरैशी, सी रंजन गोगोई या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये भी पूछ लेते हैं फैक्ट के रूप में। आपको पता हो कि लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम के लागू होने के 5 वर्ष बाद भारत के जो प्रथम लोकपाल के रूप में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते होते हैं। ऑप्शन है भारत की संचित निधि पर भारित, बी भारत की संचित निधि से निर्धारित, सी राज्य की संचित निधि पर भारित या डी राज्य की संचित निधि से निर्धारित। तो अगर हम बात करें तो न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन के साथ साथ उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो विकल्प सी यहाँ पर हमारा सही है। देखिए, टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गई, मैंने बहुत अच्छे से आपकी पूरी कंप्लीट कर दी है। मेरे कुछ 12-15 क्वेश्चन उस टेस्ट सीरीज के बाकी थे, मैंने बोला भी था स्टार्टिंग में कि मैं इसको कंप्लीट करूँगी, पर क्योंकि थोड़ी सी मेरी वॉइस क्या हाई पिच की है, तो जब बोलो तो थोड़ी आवाज़ तेज रहती है, तो गला थोड़ा सा दिक्कत करता है। आपने देखा होगा लास्ट में आवाज़ आते आते कितनी अजीब सी साउंड करती है ना, ये हाई पिच की वजह से है, मतलब कि सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा सा हाई पिच की वजह से ऐसा हो जाता है।
तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। 10-15 दिन या 1 महीने पहले बीमार बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, नुकसान करता है। हाँ, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू।